नमस्कार प्यारे छात्रों। जैसा कि मैंने आपको पहले क्षेत्र संगठन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था और उसमें आपको मैंने आसियान पढ़ाया है। आज मैं सार्क के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि क्षेत्र संगठन से ही स्पष्ट हो रहा है, विश्व राजनीति में यानी क्षेत्रता का भी अपना एक अलग महत्व है। क्षेत्रता का मतलब क्षेत्र विशेष, जिसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भू राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो मिलती जुलती हों, जहाँ के लोग एक समान स्थिति में हों, लगभग एक समान स्थिति में हों, ऐसे लोगों का संगठन। और इस संगठन का निर्माण के पीछे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक दूसरे से सहयोग या एक दूसरे का सहयोग करना या सहयोग लेना, जिससे कि वो क्षेत्रीय आधार पर वो राष्ट्र विकास कर सकें, विकसित हो सकें। उसी में एक है दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन दक्षेस, जिसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके जो बीच में है वो सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ है दक्षेस, जिसे सार्क भी कहा जाता है, 7-8 दिसंबर 1985 को इसको ढाका में बनाया गया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सम्मिलित था। 13 नवंबर 2005 को इसमें अफगानिस्तान भी 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू है, नेपाल में जो पड़ता है। तो इसी से आपको लग गया होगा, जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं उनके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के लिए संबंधों को साझा करने के लिए, एक दूसरे के बीच संबंधों को अच्छे करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के विकास में भागीदारी बनने के लिए इन देशों ने एक समूह बनाया है, जिसका नाम रखा गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन दक्षेस या सार्क। इस जो संगठन है इसका जो प्रमुख और मुख्य उद्देश्य रहे हैं वो रहा है कि जो दक्षिण एशियाई के देश हैं वहाँ के लोगों का कल्याण, उनके जीवन स्तर को सुधारने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने, उनके विभिन्न रूप से उनके कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। दूसरा, इन देशों के आत्मनिर्भरता में वृद्धि कैसी हो, ये आत्मनिर्भर कैसे हो, क्योंकि यहाँ क्या है, गरीबी भी थी, भूखमरी थी और इसके कारण जो स्थितियाँ थी वो दयनीय थी। इसलिए क्या है, यहाँ के लोगों को किस प्रकार सामूहिक तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो आत्मनिर्भर बनकर विकास कर सकें, इसके लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए इन देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास है वो कैसे हो, क्योंकि ये देश पहले एक थे, इनका एक जैसी स्थितियाँ थी, इसलिए इनकी एक जैसे सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रियाएं थी, इसलिए इनका तेजी से किस प्रकार विकास हो, इसका उद्देश्य था। यही नहीं, इनमें आपसी विश्वास कैसे पैदा हो, ये एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन किस प्रकार करें और उसके आधार पर किस प्रकार की नीतियां बनाई जाएं, उन नीतियों को क्रियान्वित किस रूप में किया जाए। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में ये सहयोग आपस में क्या सक्रिय सहयोग किस प्रकार दे सकते हैं, पारस्परिक आपस में सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है, सहयोग कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए इस संगठन को बनाया गया था। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों के साथ इनके आपस में सहयोग और वृद्धि कैसे हो, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनकी आवाज़ कैसे उठाई जाए कि जिससे कि इन देशों की प्रति भी अन्य विश्व के देशों का ध्यान आकर्षित हो और इनके विकास में वो सहयोग दे सकें। यही इनके प्रमुख उद्देश्य थे। अब जो इसके सिद्धांत थे वो क्या थे, अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के जो मुख्य सिद्धांत थे वो ये थे
कि संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्र अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अहस्तक्षेप तथा परस्पर लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। यानी जो ये देश हैं, ये आपसी एक दूसरे की अखंडता को, क्षेत्रीय जो अखंडता है, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, इसमें अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप किए बिना परस्पर एक दूसरे को लाभ देते रहेंगे। ये जो आपस में इनके सहयोग होंगे, ये द्विपक्षीय भी हो सकते हैं और बहुपक्षीय भी हो सकते हैं। द्विपक्षीय का मतलब एक दो देशों के बीच, और बहुपक्षीय के मतलब बहुत सारे देशों के बीच भी इनके सहयोग हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इन सिद्धांतों का मतलब कुल मिलाकर जो क्षेत्रीय संगठन है या जो ये देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि, इन सभी का आपस में विकास क्या कैसे हो, ये आगे कैसे बढ़ सकें, यहाँ के लोगों का उत्थान कैसे हो, ये लोग भी कैसे विकसित हो जाएं, इन सभी के कल्याण के बारे में सोचना था। इस संगठन में जो पद और क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या समितियां होनी चाहिए, वो क्या थे कि शिखर सम्मेलन। इसके अनुच्छेद 3 में कहा गया था इसका प्रतिवर्ष जो है इसमें क्या है, शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और अभी तक जो लगभग इसमें 17 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। और इन शिखर सम्मेलनों का मकसद था इन पे सभी देश आपस में क्या है, अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी समस्याओं को और अपने अपने थॉट, जो उनके विचार हैं, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या कमियां रह गई, इनको उजागर करना था। इसमें एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 4 में किया गया है, जिसमें विदेश मंत्रियों की एक परिषद होगी जो 6 माह में या आवश्यकता अनुसार कभी भी अपनी क्या है मीटिंग रख सकती है। यानी 6 महीने तो कम से कम 6 महीने में एक मीटिंग होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इससे कम समय में भी हो सकती है और ज़्यादा समय में भी हो सकती है। ये नीति का निर्धारण करते हैं। आपस में सहयोग के आयाम यानी सहयोग कैसे हो सकते हैं, उनको खोज निकालना, उस पर रिसर्च करना इनका कार्य है। इसमें एक अस्थायी समिति है जो अनुच्छेद 5 के अनुसार होंगे। इसमें सदस्य देशों के सचिव सम्मिलित होते हैं। ये इनकी बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य, यानी एक बार होगी इसमें मीटिंग होगी एक साल में एक बार। इसकी जो आपस में सहयोग के कार्यक्रम है उनकी मॉनिटरिंग करना है और अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, यानी जो अंतर क्षेत्र हैं आपस में क्षेत्रों की जो प्राथमिकताएं, क्या प्राथमिकता में आना चाहिए, किसको पहले प्राथमिकता में लाया जाए, किसका सहयोग किया जाए, क्या नीति बनाई जाए, इस पर कार्य करना है। इसके अलावा इसकी तकनीकी समिति है। अनुच्छेद 6 के अनुसार इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये समितियां स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्र सहयोग के क्षेत्र और संभावनाओं का पता लगाते हैं। यानी इसमें क्या है, जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं और इन समितियों का कार्य होता है कि क्षेत्रीय आधार पर जो संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं विकास की, डेवलपमेंट की, उनको पता लगाना है और उन पर कार्य करना होता है। इसके अलावा एक कार्य समिति है जो अनुच्छेद 6 अनुसार जिसका वर्णन किया गया है, और ये क्या है, अस्थायी समिति द्वारा की जाती है इसकी जो स्थापना। सचिवालय है, इसमें एक सचिवालय होगा जो अनुच्छेद 59 के अनुसार है और इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और बारी बारी से इस पद पे क्या है, जो सदस्य देश हैं उनके क्या है, बारी बारी से उनके सदस्य जो हैं उन देशों के क्या है, ये बारी बारी से 2 वर्ष के लिए सचिव होंगे, वो कार्य करेंगे। सचिवालय होगा। वित्तीय प्रावधान है जिसमें क्या है कि जितने देश इस संगठन में सम्मिलित हैं इसके कार्य किस प्रकार किया जाए और कार्य करने के लिए जो वित्त का प्रबंध है, ये वित्त कहाँ से आएगा, ये सदस्य देश उसमें कुछ ना कुछ अंशदान, जिसको जितना हो सकता है उसका अंशदान करते हैं, ना कुछ पैसा उसमें जमा करते हैं, जिससे कि इस संगठन को आगे चलाया जा सके। जो इसकी कार्य प्रणाली है, क्योंकि सार्क में 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और 2005 में अफगानिस्तान भी जुड़ गया। इन देशों के जो विश्वास है, आपस में मैत्री संबंध है,
इनको किस तरह हल किया जाए, इनमें एकजुटता कैसे लाई जाए, इनके माध्यम से व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार किया जाए, पारस्परिक सम्मान, समानता और साझेदारी किस तरह आधारित हो, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया और इन सभी चीज़ों का पर कार्य करना है। सार्क का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देना है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर ही किसी देश का डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। इस पे इनका विशेष ध्यान दिया जाता है। इस आज मैं आपको दक्षिण पढ़ाया। इसी के साथ धन्यवाद।